Good morning, students. I am Dr. Deepak Raj Jain from Government College टोंक महाविद्यालय के YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर अभिनंदन करता हूं। मुझे बहुत से कमेंट्स प्राप्त हुए कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बुक्स ज़्यादातर अंग्रेजी माध्यम में हैं। हमारे छात्रों का परिप्रेक्ष्य हिंदी माध्यम का है, तो मुझे यह आग्रह किया गया कि मैं अपने व्याख्यान हिंदी में दूं और जहाँ तक हो वहाँ तक कंटेंट भी मैं हिंदी में डालूं। तो मैंने इसी दिशा में एक कोशिश की है। आज हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सेकंड पार्ट करेंगे। मैंने पूर्व में भी आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में बताया था। इनर्शियल फ्रेम वह होता है जिसमें सारी वस्तुएं एक दूसरे के सापेक्ष लगातार एक ही गति में चल रही हो, अर्थात वस्तु की गति दूसरे के रिलेटिव ना बदले। जैसे F बराबर ma है तो a बराबर 0 होना चाहिए। इसका मतलब वेलोसिटी इनर्शियल फ्रेम में या तो कांस्टेंट होगी या 0 होगी। इसके बाद इस फ्रेम में न्यूटन द्वारा जो फर्स्ट लॉ दिया गया था वो मान्य होता है। एक समान गति करने वाले फ्रेम भी जड़त्वीय हैं, मतलब जो एक समान गति करते हैं फ्रेम वो क्या कहलाते हैं, वो भी जड़त्वीय फ्रेम कहलाएंगे, इनर्शियल फ्रेम कहलाएंगे, क्योंकि उसमें जो त्वरणमापी यंत्र होता है वो भी स्थिर होगा, जिससे उसकी माप 0 आएगी। लेकिन बच्चों, पूर्णतः जड़त्वीय फ्रेम प्राप्त करना असंभव सा ही है। जड़त्वीय फ्रेम लगभग जड़त्वीय फ्रेम होते हैं, पूर्णतः जड़त्वीय फ्रेम कोई भी नहीं होता। नॉन इनर्शियल फ्रेम में मोशन जो होगा वो त्वरण युक्त होगा। इसका मतलब द रेफरेंस फ्रेम इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम इफ इन विच एन एक्सेलरेटेड बॉडी अपीयर्स एक्सेलरेटेड। मतलब कोई अनएक्सेलरेटेड मतलब अत्वरित कोई वस्तु है उस फ्रेम में, तो वो त्वरित होती हुई महसूस हो। इस फ्रेम में न्यूटन्स के लॉ जो है मोशंस के वो मान्य नहीं हुए और यहीं से न्यूटन की थ्योरी गलत होना सिद्ध हो गई, क्योंकि उस समय न्यूटन का प्रभाव बहुत ज़्यादा था। तो उसकी थ्योरी पे स्टडी करने के लिए गैलीलियन ने कुछ स्पेशल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बनाए। उसने ये माना कि दो फ्रेम S और S' इनिशियल फ्रेम है, जिनके केंद्र O और O' है। पुनः यह माना उसने कि S जो है विराम अवस्था में है और S' फ्रेम S के सापेक्ष v वेग से गति कर रहा है। अगर कोई बिंदु अब P बिंदु है तो P बिंदु के निर्देशांक दोनों फ्रेम्स में अलग अलग होंगे। हमने ये मान लिया कि फ्रेम S में ये निर्देशांक x, y, z, t है, जहाँ t टाइम कहा गया, और S' में ये निर्देशांक x', y', z' और t' है। और ये कहा गया कि S' जो है वेलोसिटी कर रहा है। तो दोनों के अंदर अगर हम सिंपल ज्योमेट्री से भी देखें तो दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो इस प्रकार से आता है, x बराबर x' प्लस y vt, क्योंकि जो आपकी मूवमेंट हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ x डायरेक्शन में इनिशियली मानी गई। तो x बराबर x' प्लस vt, y बराबर y' होगा, z बराबर z' और t बराबर t'। इसका विलोम भी हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको एक मैट्रिक्स रूप में भी दिया गया है जो स्लाइड में आपको दर्शाया गया है। आप इसका मनन करें।
एस, अब ये जैसे हमने एक्स डायरेक्शन में लिया, एक्स डायरेक्शन में न हो के सब डायरेक्शन में हो, तो उसको कह दिया गया जनरल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। वही माना गया एस और एस डैश दो इनिशियल फ्रेम है, ओ डैश क्रमशः उनके मूल बिंदु है, एस डैश एक समान वेग से एस के सापेक्ष गति कर रहा है, तो इस वेग v के कंपोनेंट्स अब होंगे v1, v2, v3, और उसके हिसाब से अब हमारे पास जो है t बराबर 0 पर ओ डैश भी अब मूव होगा, तो उसके निर्देशांक, क्योंकि अब x डायरेक्शन में नहीं है, अब सब डायरेक्शन में है, तो s के निर्देशांक हमने माने v1, v2, v3, और ओ डैश के फ्रेम s के रेस्पेक्ट में निर्देशांक v1t प्लस v1, v2 प्लस v2 और v3 प्लस v3 होंगे। अब फिर मैं अपने यही मान लिया कि एक बिंदु P है, तो अगर उनके फ्रेम S और S डैश के सापेक्ष निर्देशांक यदि x1, x2, x3 और x डैश 1, x2 डैश और x डैश 3 हो, तो इस प्रकार से हम इनके बीच में एक रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, जो कि स्लाइड में दिखाया गया है, आप इसको मनन करें। इसके बाद अब न्यूटोनियन रिलेटिविटी, क्योंकि न्यूटन के जब लॉ फेल होने लगे तो न्यूटन ने भी अपनी रिलेटिविटी दी। उसने ये कहा कि कोई भी वेलोसिटी होती है वो रिलेटिव वेलोसिटी होती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी मीनिंगलेस है। अर्थात इनिशियल फ्रेम अगर s और s डैश है तो वेलोसिटी इन फ्रेम के सापेक्ष होगी और वो रिलेटिव होगी। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। स्लाइड में जैसे मैंने दो फ्रेम लिए हुए हैं, एक रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार है और एक रेफरेंस फ्रेम अर्थ है। अब जब हमने एक कार को लिया तो स्टार्टिंग में मान लीजिए वो एक पेड़ के पास थी, एक निश्चित स्थान के पास थी। अब वो गति करना प्रारंभ करती है और निश्चित समय में कुछ दूरी तय करेगी। तो अब हम कह सकते हैं कि पेड़ के सापेक्ष कार इतनी दूरी तय कर चुकी। अब ये सपोज करें कि वहाँ पेड़ था ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे उसके लिए कि कार ने कितनी दूरी तय करी, क्योंकि कोई भी वहाँ पे रिलेटिव फ्रेम नहीं है। तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ये निश्चित बिंदु भी फिक्स होना चाहिए और जहाँ तक वो जारी है जो भी वस्तु आपकी वो भी होना चाहिए। तो हम इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। Therefore, we can say in Newtonian relativity velocity in always relative and no meaning of absolute velocity। इसी पे उन्होंने कहा कि the law of physics are the same for all observer in any inertial frame. It is known as principle of the special relativity, and in short form we can say प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मतलब सारे के सारे फिजिकल्स लॉ इनर्शियल फ्रेम के अंदर सेम होते हैं। एक फ्रेम के अंदर जो इनिशियल लॉ होगा वो का वो दूसरे फ्रेम में होगा, दैट इज ए न्यूटोनियन थ्योरी। अब जब ये बात चली तो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थ्योरी आई। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से पहले जो क्लासिकल मैकेनिक्स जो न्यूटोनियन थ्योरी में थी उसके अनुसार ये था कि दो मूविंग पार्टिकल के मध्य जो भी एक प्रभावी बल होता है वो उनके मध्य सीधी रेखा में दूरी पर निर्भर करता है। मतलब बल वो एक रेखा के अंदर ही चल रहा है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी आई
तो ये कहा गया कि यहाँ पार्टिकल एक चार्जेबल पार्टिकल्स है जिनमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रभावित हो रहा है, और ये इलेक्ट्रिक करंट एक दिशा में न होकर चारों दिशाओं में फैल रहा है, हर दिशा में ये फैल रहा है। तो इसका मतलब अब जो आपके पास इनके बीच में इलेक्ट्रॉन में जो चार्ज है उनके बीच में जो बल लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिएक्शन हो, वो बल उनकी दूरी और उनके चार्ज की वेलोसिटी पर निर्भर करेगा तथा यह सीधी रेखा में न होकर चारों ओर प्रभावी होगा। तो इसमें यह हुआ कि जो फोर्स है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में कोवेरिएंट नहीं रहे, मतलब समान नहीं रहे। और ये कहा गया कि क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिक कंसेप्ट जो होते हैं वो पूर्ण रूप से हो सकते हो, लेकिन पूर्ण रूप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी के अंदर अप्लाई नहीं होते। यही न्यूटन के बात फेल हो गई, और इसको और प्रूफ करने के लिए, क्योंकि न्यूटन ने कल्पना की थी कि एक माध्यम है, उस माध्यम को ईथर कहा गया था, और ईथर के माध्यम से ही सारी किरणें हमारे पास आ रही हैं, चाहे वो वेग की हो चाहे वो लाइट की हो। इस प्रयोग को प्रूफ करने के लिए माइकलसन एंड मॉर्ली ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट की थ्योरी और इसके मैथमेटिकल डेरिवेशन के बारे में हम अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज आप जो मैंने ये बेसिक आपको बताया है, जिसके अंदर इनिशियल फ्रेम, नॉन इनिशियल फ्रेम, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, जनरल गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, न्यूटोनियन थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, इस पर आप केंद्रित हो, इसको अच्छी तरीके से समझें। और अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो या कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे व्यक्तिगत रूप से फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप इसको पूछ सकते हैं। और ये लेसन मैंने पहले भी कहा था, परीक्षा की दृष्टि से अधिक उपयोगी है, अतः आप खुद तो इसका मनन करें ही, साथ में अपने दोस्तों को भी इसके लिए प्रेरित करें। और जो वे विद्यार्थी जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर अपना शोध कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं या उसकी एक परिकल्पना या सोच बना रहे हैं, तो उनके लिए भी ये व्याख्यान बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे समझने की दृष्टि से, उनके शोध कार्य के लिए। इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद, थैंक यू, स्वस्थ रहे, खुश रहे आप लोग।